वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 10 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, देखिए आज एक वीडियो पब्लिश की गई है ऑन हिंदी साहित्य विद द टाइटल कविता क्या है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है और किसी कारणवश आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से इसे देख लीजिएगा। जो हमारा पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट पीएम दक्ष। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने कोलैबोरेट किया एनईजीडी के साथ। एनईजीडी का मतलब है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, और डेवलप किया पीएम दक्ष पोर्टल और एक मोबाइल ऐप। क्यों इसे डेवलप किया गया है? ताकि जो पीएम दक्ष स्कीम है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, हम इसे सभी टारगेट ग्रुप्स के लिए एक्सेसिबल बना सकें। अब ये स्कीम है क्या? इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। इस योजना को इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2020-21 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, जहां पर हम सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, लाइक एससी, ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, सीनियर सिटीजन, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सफाई कर्मचारी, जिसमें आप वेस्ट पिकर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त महिलाएं, ये सभी इस पूरी स्कीम का हिस्सा होंगी। इसमें देखिए जो स्कीम है, हम सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको स्किल प्रोवाइड करवाने का प्लान कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके। इसमें यहाँ पर देखिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। अपस्किलिंग करना, ऑलरेडी कोई स्किल है तो हम उसे और बेहतर करें। अगर बहुत लंबे समय से काम छूटा हुआ है तो रीस्किलिंग की जाए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, जिसमें ट्रेन किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसमें चलाए जाएंगे वेरियस इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं और सेक्टर स्किल काउंसिल्स भी हो सकती हैं, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंस्टिट्यूट करता है। हमने अभी तक जितने भी टारगेटेड ग्रुप्स की बात की, एससी, ओबीसी, ईबीसी, वुमेन, सफाई कर्मचारी, ये सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ एंटिटीज से कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हैं। वो एंटिटीज होंगी नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में है। इसके पहले कि हम इसका कॉन्टेक्स्ट और बाकी की बातें समझें, आप ये समझिए कि ये है क्या। हमें पता है कि ओशन में ओशन करेंट्स चलती हैं। ओशन करेंट्स को आप आम बोलचाल की भाषा में ओशन में बहने वाली नदियां कह सकते हैं, जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाती हैं। हर ओशन में इन ओशन करेंट्स का एक सिस्टम होता है, मतलब कई सारी जो ओशन करेंट्स होती हैं वो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की ओर जाती हैं और वापस आती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है अलग अलग ओशन में, उन्हें ओशन करेंट सिस्टम बोलते हैं। अटलांटिक ओशन में भी ओशन करेंट्स का ऐसा ही एक सिस्टम वर्क करता है। जो ओशन करंट का सिस्टम अटलांटिक ओशन में वर्क करता है उसे हमने नाम दिया है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब आपको समझ में आ गया कि ओशन करेंट्स का वो सिस्टम जो अटलांटिक ओशन में है उसका नाम है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब इसका ये नाम क्यों है ये भी मैं आपको यहीं बता देता हूं। अटलांटिक इसलिए क्योंकि ये अटलांटिक ओशन में है। मेरिडियोनल क्यों? देखिए, जब आप समंदर वगैरह में फ्लो की बात करते हैं तो अगर वो फ्लो हॉरिजॉन्टल है तो उसे जोनल कहा जाता है, ये टर्म्स है। या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर कोई फ्लो लैटिट्यूडनल है तो उसे जोनल कहा जाएगा, और अगर कोई फ्लो लॉन्गिट्यूडनल है तो उसे मेरिडियोनल कहा जाता है। यहां पर जो आपको अटलांटिक ओशन में ओशन करेंट्स का फ्लो मिलता है वो मेरिडियोनल मिलता है या ऐसे मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसे मेरिडियोनल कहा जा रहा है। ओवरटर्निंग का मतलब होता है उलट पलट हो जाना। इसमें पानी, गर्म पानी ठंडे पानी की ओर जाता है, फिर वो पानी डेंस होकर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है। तो ये जो ओवरटर्निंग होती रहती है इसलिए ओवरटर्निंग बोलते हैं। एक सर्कुलेशन हमें अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है, इसलिए सर्कुलेशन। तो आप समझ गए कि इसका नाम अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्यों है। चलिए, ये दोनों बातें आप समझ गए, तो अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आप ले लीजिए। अभी हाल ही में कई सारी रिपोर्ट्स ने ऐसा कहा कि अटलांटिक ओशन का जो ये करंट सिस्टम है जिसका नाम EMOC है, ये वीक हो रहा है। और अगर ये वीक होता है तो जो पूरी दुनिया का वेदर सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी बदलाव आएंगे। अब ये है क्या, वही बात यहां पे बताई गई है कि ये लार्ज सिस्टम है ओशन करेंट्स का जो अटलांटिक ओशन में रन करता है। यहां पर जो ट्रॉपिकल रीजन से पानी है वो नॉर्थ अटलांटिक में जाता है और एक फ्लो तैयार होता है।
इसे ही हम कह रहे हैं AMOC। अब ये AMOC वर्क कैसे करता है? ये ओशन करंट का सिस्टम है, यही बार बार दोहराया जा रहा है, जो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। कन्वेयर बेल्ट का क्या मतलब है? आपने इसे देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन पे या फिर मेट्रो में, यहाँ पे आप एक सामान रखिए, वो यहाँ चला आता है। तो मतलब कन्वेयर बेल्ट, कोई भी ऐसी बेल्ट जो एक सामान को, एक चीज को दूसरी जगह पे लेके चला जाए, उसे आप कन्वेयर बेल्ट बोल सकते हैं। आप ध्यान दें तो जो ओशन करंट्स होती हैं वो भी कन्वेयर बेल्ट की तरह ही काम करती हैं। जैसे वो गर्म पानी को ठंडे पानी की ओर लेकर जा रही हैं, या फिर जो ज्यादा डेंस पानी है उसे कम डेंस पानी की ओर लेकर आ रही हैं। तो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह ये करंट्स काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। तो जो AMOC है वो भी एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है, जो टेम्परेचर और सॉल्ट कंटेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। सॉल्ट कंटेंट एक्चुअली में पानी की डेंसिटी को बढ़ाता है या फिर घटाता है, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी पानी का फ्लो चैनलाइज होता है। जो वार्म वाटर होता है इक्वेटोरियल रीजन में या फिर टेम्परेट रीजन में, वो अटलांटिक ओशन में नॉर्थवर्ड फ्लो करता है। जैसे यहां से जो पानी है वो नॉर्थवर्ड गया, ठीक है, ठंडे पानी की ओर पोलर रीजन में। अब जब ये ठंडा पानी गर्म पानी के साथ यहां पर मिलता है तो पानी का इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन में तो केवल साफ पानी ही इवेपोरेट होगा ना, लेकिन जब यहां से वार्म वाटर गया था तो अपने साथ साल्ट का कंटेंट भी लेकर गया था। साफ पानी तो कुछ इवेपोरेट हो गया, लेकिन साल्ट का कंटेंट पोलर रीजन में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और जब साल्ट का कंटेंट बढ़ेगा तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जो पानी का कंटेंट है, ये जो पानी है, जो डेंस पानी है, वो समंदर में नीचे की ओर चला जाता है, और फिर वो नीचे नीचे जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें इक्वेटर की ओर ट्रेवल करता है। और जब वो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है तो एक अपवेलिंग होती है जिसमें वो पानी ऊपर आ जाता है। अब इस तरीके से एक पूरा सर्कुलेशन अटलांटिक ओशन में इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसी सर्कुलेशन को नाम दिया गया है AMOC। ये बात यहीं पर लिखी गई है कि हाँ, हाई साल्ट कंटेंट पहुंच जाता है, पानी डेंसर हो जाता है, सिंक करता है, फिर वो साउथवर्ड आता है और अपवेलिंग होती है, जो बात मैंने आपको समझाई। AMOC कोलैप्स हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो इससे जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें कूलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन है वहां से गर्म पानी पोलर रीजन में नहीं जाएगा, तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो गिरेगा, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सी लेवल राइज देखा जाएगा अटलांटिक रीजन में। फर्दर प्रेसिपिटेशन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में गिर जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा साउथ अमेरिका और अफ्रीका के रीजन में। ये बहुत बड़े बदलाव होंगे अर्थ पे अगर AMOC कोलैप्स करता है तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेंसिलुंगपा ग्लेशियर के बारे में है। ये ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है 6 मीटर के आसपास लगभग हर साल। रीसेंट स्टडी में ऐसा पाया गया कि ये टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हो रहा है, और जो विंटर्स में प्रेसिपिटेशन होती थी वो भी डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम पेंसिलुंगपा ग्लेशियर की बात करें तो ये आपको लद्दाख की जास्कर रेंज में मिलेगा। जास्कर रेंज देखिए आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है, इसी रेंज में ये है। ये माउंटेन रेंज आपको लद्दाख में मिलेगा, जो कि राइट नाउ एक UT है, जो जास्कर को लद्दाख से अलग करता है। जास्कर रेंज में जो आपको एवरेज हाइट मिलेगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर, और जास्कर रेंज का जो ईस्टर्न पार्ट है उसे रुपशु कहा जाता है। यहां आप मैप में भी देख सकते हैं, ये जास्कर रेंज है, यहां पर दिखाया गया है जास्कर रेंज को, ठीक है। इसके अतिरिक्त 30,000 फीट सबसे ऊंची पीक है इस रेंज में, जिसका नाम है नुनकुन। मार्बल पास और कई अन्य पास हैं जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ते हैं इसी रेंज में। 13,000 फीट जो जोजिला पास है वो आपको जास्कर रेंज के एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। यहां पर देखिए है जोजिला पास, ठीक है, मैप में देख लिया आपने। ग्रेट हिमालयन रेंज का हिस्सा है ये रेंज, और जो हिमाचल प्रदेश की आपको हाईएस्ट पीक्स मिलेंगी वो जास्कर रेंज में ही मिलेंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के बारे में है। ITBP ने 2 महिला ऑफिसर को कमीशन किया है कॉम्बैट में। देखिए ऑफिशियल वर्क में वो काफी लंबे समय से हैं, लेकिन उन्हें कॉम्बैट के लिए नहीं भेजा जाता था, अब उन्हें कॉम्बैट के लिए भी कमीशन कर दिया गया है। प्रकृति और दीक्षा इनका नाम है। जो ITBP है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है, और भी कई सारी फोर्सेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती हैं। 2000 असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG और सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। ITBP को 24 अक्टूबर 1962 को तैयार किया गया था इंडिया चाइना वॉर के दौरान, ताकि बॉर्डर एरिया को गार्ड किया जा सके। ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। एंटी नेशनल ऑपरेशंस में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं।
आईटीबीपी को जब बनाया गया था तो सहारा लिया गया था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 का। बाद में इसके लिए 1992 में एक कानून लाया गया पार्लियामेंट में, जिसके बाद इसके रूल्स फ्रेम किए गए 1994 में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के बारे में है। राज्यसभा में अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इन्फॉर्म किया निकरा के बारे में। निकरा एक्चुअली में नेटवर्क प्रोजेक्ट है जिसे 2011 के फरवरी में लॉन्च किया गया था ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह था कि जो तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें अपनी एग्रीकल्चर को उस हिसाब से मोल्ड करना होगा, नहीं तो हम फूड क्राइसिस फेस कर सकते हैं। इसीलिए इसमें रिसर्च एडाप्टेशन के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि हम ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर सकें, लाइव स्टॉक डेवलप कर सकें, फिशरीज पे काम कर सकें जो चेंजिंग क्लाइमेट चेंज को या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे मैनेज कर सकें। अब क्लाइमेट चेंज ही हो रहा है तो क्या चेंजिंग। निकरा की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो हम रेजिलियंस पे फोकस करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स, लाइव स्टॉक और फिशरीज को कवर करते हैं जो क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी को या फिर वेरिएबिलिटी को हैंडल कर सके। हमें इस प्रकार से डेवलपमेंट्स करने हैं कि हम प्रोडक्शन को बेहतर कर सकें और टेक्नोलॉजीज के इंटरवेंशंस के माध्यम से रिस्क को रिड्यूस कर सकें। हमें स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट करना है फार्मर्स के फील्ड में ताकि हम क्लाइमेट रिस्क से उबर सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है जो फार्मर्स हैं ताकि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रह सकें, जिसके लिए हमें वेरियस रिसर्च एंड एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनॉग्रेट किया है एक एग्जीबिशन जो 79th एनिवर्सरी जो क्विट इंडिया मूवमेंट की है उसे मार्क कर रहा था नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया पर। क्विट इंडिया मूवमेंट को कई बार अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है बिकॉज इसे 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे का जो सेशन हो रहा था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, वहां पर महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। डिमांड ये थी कि ब्रिटिश यहां से चले जाएं और इंडिया को आजाद करवा लिया जाए। कई सारे कारण थे इसके। ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री की और हमसे कोई परमिशन लिए बिना हमें उसका हिस्सा बना दिया। क्रिप्स मिशन आया और हमारी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। हमारे सारे रिसोर्सेस वॉर में लगाए जा रहे थे। एसेंशियल कमोडिटीज की लगातार कमी हो रही थी। इंडिया में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स पहले से थे, अब वो परवान पे चढ़ गए थे। कई सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स थे जो एक साथ इकट्ठा हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसमें 3 फेज रहे। पहले फेज में कुछ खास वायलेंस नहीं देखा गया, सिविल डिसोबीडियंस, बाइकॉट, स्ट्राइक्स हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने काफी क्विकली इसे सप्रेस कर दिया। जो सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे कांग्रेस कमेटी के इंक्लूडिंग गांधी जी, उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और वो जेल में 1945 तक रहे बिना किसी ट्रायल के। लेकिन जब सारे नेता जेल में चले गए तो ये पूरा मूवमेंट लीडरलेस हो गया। तो सेकंड फेज में काफी वायलेंस देखने को मिला। इस मूवमेंट ने एग्रेसिव टर्न ले लिया। बिल्डिंग और ऑफिसेस जो थी, जो कॉलोनियल अथॉरिटी का सिंबल हुआ करती थी, उन्हें अटैक किया गया। फर्दर थर्ड फेज आया या लास्ट फेज इस मूवमेंट का, जहां पर कई सारी जगहों पर हमें इंडिपेंडेंट या फिर पैरेलल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि बलिया, सतारा और तमलुक में। इस संबंध में देखिए यहां पर एक प्रश्न है। 3 इवेंट्स दिए गए हैं और आपको इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका सही जवाब देखिए 3-2-1 होगा। 3-2-1 किधर है? ये सी में है ना, तो सी ही आपका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट्स हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पीएम दक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पेंसुलुंगपा ग्लेशियर लद्दाख के जास्कर रेंज में। आईटीबीपी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। क्विट इंडिया मूवमेंट बॉम्बे सेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को। सही जवाब अगर आप सोच चुके हो तो मैं बता देता हूं इधर। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा भी सही है। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत आता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।